बहुत बढ़िया। स्वागत है। तो मैं आदरणीय सभी मेरे अग्रजों, मेरी भाई और बहनों के माध्यम से आदरणीय रेड्डी जी का स्वागत करता हूँ इस वार्ता में। आदरणीय रेड्डी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट निकाले हैं, किए हैं, उनमें से सीबीआर टेक्निक 1, सीबीआर टेक्निक 2 और अब सीबीआर टेक्निक 3 को उन्होंने पेटेंट नहीं किया। मैंने पूछा सर आपने इसको पेटेंट क्यों नहीं किया? ये भी उसी यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खोज है। उन्होंने कहा ये किसानों के लिए स्वतंत्र रूप से है, जिसे वो बिना बाधा के, बिना रूल रेगुलेशन जो बीच में आड़े आ जाते हैं, स्वतंत्र रूप से उसे खोल दिया गया। लेकिन उनकी युक्तियाँ इतनी सरल हैं कि वास्तव में आश्चर्य होता है कि अगर हम बहुत ही अ, सलीके से देखें तो समाधान हमारे पास हैं। इसी क्रम में गुजरात से कांजी भाई भी जुड़ चुके हैं और आप किसानों के साथ उन प्रयोगों को सफल बनाते हैं जो प्रयोग आदरणीय रेड्डी जी द्वारा अ, सामने रखे जाते हैं। तो पुनः आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस योगाहार के 1703 दिवस पर और लगातार इस क्रम में आपने कई बार हमारा मार्गदर्शन किया है। आदरणीय मुख्य वक्ता चिंतला वेंकट रेड्डी जी, आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और अभी कुछ समय पहले हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः उनकी अ, खोज को यानी वेंकट रेड्डी जी की खोजों को भी सुना। अभी हमने कुछ समय पहले विटामिन डी इनपुट किया गया जब गेहूँ और धान में, वो बात भी प्रधानमंत्री मोदी जी की मुँह ज़ुबानी सुनी। तो ये इस तरह के और अब सब प्रतीक्षा में थे कि ऐसा कॉम्बो निकले, जिससे हमारा जो खरपतवार भी कंट्रोल हो, हमारी फसलों को पोषण भी मिले और जो कीट और व्याधियों से भी हमारी खेती मुक्त हो। कि इस तरह का कार्य आपने कर दिखाया है अपने अथक पुरुषार्थ के माध्यम से। तो आदरणीय स्वागत है आपका और मैं सबसे पहले आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब आपके पास ही आता हूँ और कृपया आप चिंतला वेंकट रेड्डी जी का स्वागत करें और तत्पश्चात ये निवेदन भी कि ये जो तकनीक है सीबीआर 3 कैसे कार्य करती है और हम किसानों के लिए किस तरह से लाभदायी है? आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब। बहुत बहुत शादिवाद आदरणीय दिनेश जी। और मैं ऐसे महान पुरुष आदरणीय रेड्डी जी को योगाहार परिवार की ओर से साधुवाद, प्रणाम, नमन और वंदन करता हूं, जो किसान, देश के किसानों का गर्व और गौरव बढ़ाते हैं और देश में ही नहीं पूरे विश्व में आदरणीय रेड्डी जी को, जैसा आपने बताया कि पूरे विश्व में एक किसान की छवि को, एक किसान के व्यक्तित्व को आपने निखारा है, प्रस्तुत किया है। और हम किसान होने के नाते हमारे योगाहार परिवार में सभी जो किसान उपस्थित हैं उनकी ओर से आपको कोट कोट प्रणाम, नमन और वंदन करते हैं, आपके प्रसाद को प्रणाम करते हैं। और मैं स्वागत करता हूं आप हमारे आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय हमारे पवन कुमार जी के सभी के निवेदन पर आप तुरंत इस योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित हो जाते हैं, अपना अमूल्य समय देते हैं। इस और मैं पतंजलि परिवार की ओर से किसान सेवा समिति राज्य प्रभारी होने के नाते और इस युवा कार्यक्रम के एक सदस्य होने के नाते आपको कोट कोट प्रणाम और नमन और वंदन करता हूं। और इसी प्रकार से इस कार्यक्रम को आप जो है हमेशा गौरवान्वित करते रहे, अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहे। मैं आपका स्वागत करते हुए आपको आदरणीय दिनेश जी के निवेदन पर मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आएंगे और हम सबको अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय रेड्डी जी। हाँ सर। अभी म्यूट है, वो म्यूट है। सर माइक ऑन कर लीजिएगा आप। अभी अनम्यूट नहीं हुए हैं। हाँ, जब तक आदरणीय अनम्यूट हो जाते हैं तब तक आदरणीय पवन कुमार जी के दो शब्द दिनेश जी संभाल जी, क्योंकि लास्ट में समय नहीं मिलेगा शायद। जी आदरणीय पवन कुमार सर आपका स्वागत है और कृपया अपने विचार रखिएगा तब तक आदरणीय
रेड्डी जी जी जी, आप इनको एक बार कॉल कर लीजिएगा, जी मैं कॉल कर रहा हूँ। एक बार कॉल कर लीजिए, हो सकता है कुछ ही इसमें बिजी हो गए हम। सभी को नमन है, नमस्कार। और इस 1702 दिन हमारे आज योगाहार के पूर्ण हो गए हैं। अभी हमने 1700 दिन का भी अपना एक आदान प्रदान किया था, तो बहुत सारे आज नए सदस्य भी जुड़े हैं, पुराने सदस्य भी जुड़े हैं, जो हमारी यात्रा के साथ समय समय पर जुड़ते हैं, फिर बीच में उनका अपने कार्यों में भी व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन आज एक विशेष रूप से प्रयास कहा गया था, हमारे साथियों ने भी कहा था कि कुछ हम प्रयास कर देंगे और लोगों को साथ जोड़ेंगे। तो इस अवसर पर आप सभी लोग जो आज जुड़े हैं और जो पूर्व में भी जुड़े थे, आप सबका अभिनंदन। ऐसे आप बीच बीच में आते रहते हैं, सबका उत्साह बढ़ता रहता है। इस योगाहार परिवार में भी जब ऐसी हम ज्यादा संख्या हमारी होती हेलो। है तो इसमें भी। अरे क्या? जी जी हेलो। जी। हेलो। हाँ, म्यूट निकल गए ना हाँ हाँ हाँ। जी। आवाज मेरे। हाँ जी, वेंकट रेड्डी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। वी आर वेलकम। और इसके आधार पर मतलब वी आर लिसनिंग, वी वांट टू लिसन टू योर न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू इनोवेशंस विच विल बेनिफिट द फार्मर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है वेंकट वेंकट रेड्डी जी, नमस्कार। धन्यवाद सभी लोगों को। नमस्कार। जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार। अभी देखिए, इसमें जो नया विधि, इससे पहले बहुत विधि आया था टेक्निक, और ये नया विधि में क्या है, दो तीन चीज है इसमें। खास करके इसमें अपना जो ब्रोकन राइस बोलते, इंग्लिश में ब्रोकन राइस और हिंदी में कनकी और तेलुगु में नोकल बोलते। ये ऐसा है, मैं भी नहीं सोचा इसको यूज करने का। भगवान भगवान की कृपा से ये सब हो गए। ये भगवान का प्लान है, मेरा नहीं होता। नेचुरली कुदरत, क्यों बोले तो हम सुबह उठते ही भगवान का ये उजाला से ही सब काम करते। और ये ऐसा हुआ, मैं जब धान में जुताई होने के बाद, पहली बार जुताई होने के बाद एक डेढ़ महीना पहले, बोनी करने धान बोनी करने से पहले डेढ़ महीने पहले उसमें हरी खाद डाले थे, जो ढैंचा, जो सनेम सनेन सनेन पे डाले थे, वो सूरजमुखी, वो बोलते। वो डालने के बाद 45 दिन को उसको उसमें कीचड़ में जुताई कर दिया। और जुताई करने के बाद मैं, जब रोपाई होता है ना, ये एक महीने का नर्सरी, महीने के अंदर ही 28 दिन का नर्सरी, उसको रोपाई कर दिया था। लाइन पे बनाकर 1 फीट बाई 1 फीट बना के। हमारा अरंडी कल्ली रहता है इधर, अरंडी कल्ली मिलेगा 1 एकड़ को 3 क्विंटल, उसको 8 से छीटा गया। और उसके बाद तुरंत 15 दिन को और एक डोज कोई ना कोई देना मेरा प्लान में है। अरंडी कल्ली नहीं तो दूसरा स्प्रे भी करते थे इसमें। क्यों, सोया 2 किलो सोया अंकुरित करके और 2 किलो गेहूँ, वो भी करते थे पुटाव ज़्यादा आने के लिए। वो ये लेबर का कमी से या दिक्कत से ये सब हो नहीं पाए। इसलिए मैं, 1 महीना हो गए जब रोपाई होके, और 40 दिन भी हो गए और इसको कुछ भी नहीं कर पाए। जो थोड़ा पीला दिख रहा था खेत सब। पीलापन में क्या, अभी तुरंत अरंडी तेल, अरंडी कल्ली नहीं तो कुछ डालना था।
हमारा घर में मेरा पत्नी ने बोला यहाँ टूटा हुआ खनकी है, ये खराब हो रहे, कीड़े लग रहे, ये सब बाजू लेके आप क्या करते करो। और मैंने सोचा अरे इसको बेकार क्यों इसको ले जाके वो दान में ट्राई करेंगे बोल के जब का जभी प्लान में ये ये दान में छिड़कना बोलते एक ही आदमी से छिड़कते, ये 2-3 आदमी भी नहीं लगते, 1 घंटा 1.5 घंटे में ये खत्म हो जाता। और एक 40 किलो एक प्लाट में पहले देखा छिड़क के, जैसा यूरिया डाले जैसा वैसा डाले थे। वो डालने के बाद 10 दिन तक रुक गए, मैं कह इसका रिजल्ट क्या मिलेगा देख के। 10 दिन के बाद ऐसा महसूस किया मैं, इतना हरियाली हो गए वो, और ग्रोथ भी बढ़ गया, पत्तों का साइज भी बढ़ गया, देखना लायक हो गए वो प्लाट जो छिड़े सो छिड़काव करे सो, छिड़काव नहीं छीटना, ये ऐसा हाथ से डाल के। बाद में दूसरा प्लाट है वो ऐसी पीली है, उसको भी वो ड्राइवर से डलवा दिया। बाद में देखा गया एक 20 दिन तक जब उन्हें ये छींटते थे, ये मैन से ये क्या इंग्लिश में स्प्रिंकल करते थे, ऐसा हाथ से डालते थे। जब इसका पाँव पार 6 इंच तक ही जाता था वो कीचड़ में। फिर 20-25 दिन के बाद फिर दूसरा डोज के लिए गए तो 1 फीट तक गया पाँव, उतना गहराई, उतना मजबूत मुलायम हो गया सब धरती वो खेती। तो मैं सोचा अरे इस इतना मुलायम कैसा, सब केचुओं का वो सब, ये केचुओं का कनकी, ये केचुओं का फूड कार्बोहाइड्रेट रहते इसमें, पॉलिश है ना, तुरंत कार्बोहाइड्रेट केचुओं का फूड हो गया, बन गए वो। धीरे धीरे खनकी है ना, पाउडर रहे तो जल्दी खत्म होता था, फिर ये पाउडर धीरे रोज रोज गुल था उसमें, घुल जाएगा, और रोज रोज घुलने से धीरे 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 वो बढ़ रहे वो माइक्रोब्स का संख्या। वो माइक्रोब्स को खाने के लिए केचुआ पैदा होता है, माइक्रोब्स का फूड है खाना, ये केचुओं का फूड माइक्रोब्स है। जैसा माइक्रोब्स ये ऑर्गेनिक मैटर को उसमें हरी खाद कुछ जो कुछ भी हरी खाद है तो कोई भी खाद होने से वो खा लेता, माइक्रोब्स डिकम्पोज करता, सड़ने देता। तो ऐसा करने के बाद मेरे को महसूस हो गया अभी इसमें कीड़े नहीं लगा, कीड़े भी नहीं, कीड़ा का नहीं लगा। अरे ये कीड़ा क्यों नहीं आया, ये सब देखकर मैं बाद में इसको क्या है गूगल में गया, राइस में क्या रहेगा अगर पर राइस में एक लाइट विष पदार्थ आर्सेनिक पदार्थ रहेगा, वो आर्सेनिक पदार्थ अपन जड़ को दिया ना, वो स्लोली जड़ से वो सिस्टम में चलेगा, सिस्टम में चले जाएगा, रिपेलेंट, पेस्ट रिपेलेंट हो गया, कीड़ों को थोड़ा पसंद नहीं आता, रिपेलेंट माने वो पसंद नहीं आने से कीड़े नहीं लग गए, नहीं आया। और यह हेल्दी बहुत मजबूत था ना ये दान का खेत, और इसमें ये रोग भी कोई किसी प्रकार की डिसीज भी नहीं आया। ये सब सोच के मर बाली भी जल्दी बाहर आ गए एकदम। अपन हमको 15 दिन लगता था इससे पहले बाली सब आने के लिए, एक आने से और पूरा करने, मगर इसमें ये खेती में बाली पूरा एकदम आ गया, हरा भरा आ गया। और इसका जब जब बाली आता दूध पकड़ता, हमारा प्रोसीजर, मेरा पेटेंट का एक विधि है, विटामिन डी का, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सब इवन
B12 भी आ रहा है इसमें, विटामिन ए, विटामिन D3 और B12 और विटामिन सी, ये सब दान में चावल में ही, न्यूट्रिशन में ही आ रहा है। ये सब ये फार्मूला डालने से इसके लिए हम ऑलरेडी पेटेंट में है और वो ओपन में, मगर ये मक्का और 1.5 क्विंटल एकड़ के लिए 1 क्विंटल आधा 50 किलो मक्का 50 किलो सोयाबीन एक ही साथ उसको मशीन में ग्राइंडिंग करके वो आटा पीस के, फिर आटा मतलब जरा मोटा मोटा आटा, मुलायम नहीं, उसको हाथ से छीट दिया। छीटने के बाद वो ये फ्लावरिंग और दूध पकड़ते वक्त डाल दिया। फिर बाद में कोई डिसीज नहीं, इसमें भी सोया में भी पेस्ट कंट्रोल करने का ये है उसमें, सोया में भी। पहले सोया और मक्का के बारे में बोलूँगा। मक्का में भी थोड़ा 4% ऑयल रहेगा, सोयाबीन में 18% ऑयल रहेगा। वो ऑयल रहने से क्या हुआ, ये इसमें अपने आप घुल जाता, वो पल्प रहता ना, वो उसमें सोया का ऑयल ये घुल जाएगा। ये घुल जाने से क्या होगा, वो कीटनाशक दवा और पोषक तत्व, फसल को पोषक तत्व मिलेगा और कीटनाशक और फंगल डिसीज पे भी ये नियंत्रण करेगा सोया। पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू नया नहीं देता, और कीड़ों को नया नहीं तेल रहने से ये दो 3-4 डिसीज को और कीड़ों को नियंत्रण करेगा। ये इससे पहले ही हमको मालूम है सोया यूज करने से, मगर सोया को क्या करना, अपन रात को भिगाना, सुबह मिक्सी में करना, इसको सड़ने नहीं देना। सड़ गए तो ये 8 दिन सड़ गए तो इसमें कीटनाशक वो ऑयल सब घुल जाएगा, डिकम्पोज होके कीटनाशक दवा नहीं बनेगा और पोषक तत्व मिलेगा, मगर फसल को कीटनाशक दवा का विधि इससे मिट जाएगा। तो ये एक अच्छी इनोवेशन में हम ला लिया, इसको पहचान लिया। और इसके बाद ये अपना खरपतवार इसमें फलों में, फूलों में और ये वेजिटेबल्स में, फसलों में मैं क्या करा, अभी घास, हरी घास जो लान में कट करते, अपना घर के सामने लान रहे तो बड़ा बड़ा लान, क्रिकेट ग्राउंड मैदान में ग्राउंड कट न करने का, और अपना खेती में आजू बाजू में बरमोड़ा ग्रास रहता है, एक ओल्डन डेज से ट्रेडिशनल अपना इंडिया का ये बरमोड़ा ग्रास। ये घास को टुकड़ा टुकड़ा कुट्टी मशीन में चाप कटर में डाल के कुट्टी मार के थोड़ा थोड़ा 100 या 50 ग्राम एक ड्रिपर का नीचे फलों में कोई भी फल होने दो, आम होने दो, अंगूर होने दो, दालिम, कौन सी फल प्रोमोग्रेनाइट और नारियल, सब हर फलों में थोड़ा मात्रा में एक ड्रिपर को एक 50 ग्राम लेके 100 ग्राम वो थोड़ा 3-4 इंच गड्ढा खोद के उसमें डाल के ढक देना, और ढक देने से पहले उसका ऊपर अपन अरंडी कल्ली या कोई भी डिकम्पोज वाला मटेरियल, इवन सोया और गेहूं का आटा भी डाले तो सड़ जाएगा उसमें। वो डालने से वो घास जब डिकम्पोज होते हुए वातावरण से नाइट्रोजन फिक्स कर लेता, वो 4-6 महीने तक फसल को कुछ भी नाइट्रोजन का जरूरत नहीं रहता। ऐसा 2-3 एक 5 महीने में 4 महीने में एक बार दिए तो बस बहुत इतना ग्रोथ मिलेगा फसलों में, पूछो मत। वो हमने देख लिया, ये सब
एक ये तो घास का है और थोड़ा हॉर्टिकल्चर का फसल कौन सा अपना हरियाली ये वेजिटेबल्स और फ्लावर्स में ये मात्रा ज़्यादा होगा, मगर उसमें एक ड्रम में सड़ा के 15 दिन के बाद वो ड्रिप में छोड़ दिए तो ये फ्लावर्स का और सब्जियों को सबको काम आएगा। ये नाइट्रोजन फास्फोरस सब मिलेगा इसे, सड़ते हुए नाइट्रोजन मिलेगा इसमें। ये एनारोबिक बैक्टीरिया माइक्रोब्स आके इसको सड़ा देता पानी में रह के। सो अपन ऊपर डाले तो एरोबिक माइक्रोब्स जल्दी वातावरण से नाइट्रोजन वो एजिटोबैक्टर एक इसमें पैदा होगा, वो वातावरण से नाइट्रोजन फिक्स कर लेता। ये सब फायदा, बहुत फायदा है। 2-3 इनोवेशंस इसमें जुड़ा हुआ है। एक घास का, एक सोयाबीन का काम कैसा करेगा, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और इसका न्यूट्रिशन, ये सब इतना है। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, आपका डाउट्स क्लियर करूंगा। जी, जी धन्यवाद सर। क्वेश्चंस शुरू होते हैं और साथ में हमारी पंजाब से बावला जाट जी भी जुड़े हुए हैं। आप बहुत ही अच्छे ढंग से फॉलो करते हैं आदरणीय रेड्डी जी को, और कंजी भाई साहब जुड़ते हैं गुजरात से। मैं सबसे पहले कंजी भाई साहब आपके पास पहुँचना चाहूँगा, और आपने पिछले जो इनोवेशन पे अच्छा कार्य भी किया है, किसानों के मध्य फैलाया भी है। कृपया आप अपने नज़रिए से कुछ प्रश्न रखें, ताकि सरलता के साथ वो प्रश्न उत्तर में तब्दील हो जाएँ। नमस्कार सारे जो ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनको। 4-5 साल से मैं सीवीआर सर के साथ जुड़ के मैं गुजरात में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एक एग्रो का शॉप है, पर अभी जो सर ने नया इनोवेशन जो किया है, वो इनोवेशन के माध्यम से समझो कि अभी यहाँ पे गुजरात में मैं आज जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, मेरा बोटाद डिस्ट्रिक्ट है, वो जो भावनगर से अलग अलग हुआ है वो। तो हमारे यहाँ जो फसल रहती है वो समझो कि अभी प्याज है, चने है, जीरू है और अभी खरबूजा भी चल रहा है यहाँ पर। तो लास्ट वाला जो इनोवेशन सर ने जो बताया कि सोया स्प्रे, तो मैं खरबूजा की पहले बात कर रहा हूँ, मस्कमेलन की बात कर रहा हूँ। मस्कमेलन में अभी सबसे पहले हमारे यहाँ डिफरेंट क्या रहता है, वो दोपहर में ज्यादा धूप रहती है, सुबह में ठंड, तो दो मौसम कभी कभार यहाँ पे हो जाती है। तो उनके कारण होता क्या है कि पौधों में फंगल डिसीज का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। पर यहाँ के जो किसान जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे शॉप से जुड़े हैं, तो उनको मैंने ये जो सर वाले जो मेथड है, मिट्टी सबसॉइल, उनके साथ अंकुरित गेहूं और पानी में भिगाया हुआ सोयाबीन, और उनके साथ जो वो अरीठा एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल के लिए यूज कराते हैं, तो वो 4 चीज हम इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के साथ चलाते हैं यहाँ पे, क्योंकि सीधा फार्मर रिस्क नहीं लेता है। तो उसमें डिफरेंट हमने क्या देखा कि जो फार्मर इस मेथड के साथ काम कर रहा है और जो फार्मर खाली केमिकल के साथ काम कर रहा है, तो हमारी जो किसान है जो एसवीआर मेथड के साथ जुड़े हैं, उनकी फसल की जो क्वालिटी रहती है इस सीजन में, तो उस क्वालिटी में 5-6 रुपया इस मौसम में डिफरेंट रहा है, जो फसल पकने पर जो हम मार्केट में बेचते हैं। दूसरी चीज, उसमें शुगर ज्यादा आता है खाली केमिकल के साथ जो वो किसान कर रहे हैं और सीवियर मेथड के साथ जो कर रहे हैं। तो ये 2 चीज हमने इस सीजन में मस्कमेलन में देखी है। तीसरी जो फसल हमारे यहाँ पे जो अभी है वो चने और जीरा है। तो अभी क्या रहता है कि जीरा में भी ये प्रॉब्लम रहता है, जो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने से सूखने का प्रॉब्लम रहता है। पर इस सीजन में पहली बार हम 3 साल से तो अरीठा नहीं सर ने सिखाया था, अरीठा पहली बार सर ने इस सीजन में स्टार्ट करवाया था। तो यहाँ पे 2 किसान के प्लॉट पर अभी मैं काम कर रहा हूँ जीरे की फसल में, वो सर को मैं फोटो अपडेट करता रहता हूँ उसमें।
तो उसमें क्या होता है कि पौधा बहुत अच्छी तरह चलता है। मिट्टी, गेहूँ, अंकुरित गेहूँ, सोयाबीन और अरीठा, उन्हीं के साथ अगर हम जो कोई भी दवाएं डालते हैं तो थ्रिप्स भी कम रहती है और फंगल डिसीज भी कम आता है। इस सीजन की जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, उस सीजन में बात कर रहा हूँ। दूसरी फसल हमने देखी प्याज में। तो प्याज में भी क्या अभी है कि यहाँ पे कभी कभार टेम्परेचर और ठंड के कारण उसमें भी पत्ते झड़ने की जो समस्या रहती है, तो उसी में मैंने एरंडी तेल, मिट्टी चिपकती रहे उसके साथ एरंडी तेल तेल अरीठा और गेहूं सोया और मिट्टी का स्प्रे, उसमें कोई इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड नहीं डलवाता हूँ ये जो प्याज में। और पौधा एकदम स्वस्थ रहता है, केमिकल से ज्यादा भी इस मेथड में स्वस्थ रहता है प्याज में। उनमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभार फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है, पर जरूरत के हिसाब से हम किसान को ये करवाते हैं। और नया वाला जो फॉर्मूला है सर का, जो वो हमने ट्रायल नहीं किया है, पर उन्होंने अभी मस्क मेलन में बताया था कि शुगर हाई लाने के लिए आपको मक्का, सोया आटा और उनके साथ ये जो कनकी, तो 10-15 फार्मर है, उनमें से 2 फार्मर को मैंने ट्राई करवाया था नीचे, जो रूट में मल्चिंग में नीचे दिया था, तो उसमें शुगर थोड़ा सा हमें रेगुलर फार्मर से अच्छा मिला है। तो 2-4 चीजें मैंने ट्राई की है, पर आगे आगे मैं ट्राई करने के बाद फिर अगर मीटिंग में हम आगे जुड़ते हैं तो मैं उनका रिव्यू भी दूंगा। पर जो चीज मैंने की थी वो मैंने अभी आपको बताई है। उनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जी, जी। क्वेश्चन के इस सिलसिले में हम फिर आपके पास वापस आएँगे और नई तकनीक को लेकर के कि जो चावल की जो कनकी का प्रयोग किया गया है और उसके माध्यम से ये बताया गया है आदरणीय सीबीआर सर द्वारा कि हमारी ज़मीन में जो वीड्स आ जाते हैं स्वाभाविक तौर से और जो खरपतवार आ जाते हैं, उसके साथ-साथ ही जो कीट-पतंगे यानी और उसका प्रभाव फसल पर पड़ता है, रोगों का प्रभाव पड़ता है और हमारी फसलें स्वस्थ नहीं रहती हैं। लेकिन ये कनिका के प्रयोग और जो अन्य प्रयोग आपने ये तीसरे कॉम्बो में बताए हैं, सीबीआर 3 में बताए हैं, उसका बहुत ही अच्छा असर आपने बताया है कि अपने प्रयोगों के द्वारा उसमें पड़ रहे हैं। खासकर धान की फसलों पे ये देखा गया है। इसी क्रम में आदरणीय गणेश गौर जी का हैंड रेज़ है, कृपया आप प्रश्न रखिएगा सर। सर इसका उपयोग कनकी का अपन फसल में किस टाइम कर सकते हैं और कितनी बार कर सकते हैं? जी, रेडी सर। वो वो 2 बार कर सकते हैं, जब रोपाई होते ही इसको छिटकना, और हाथ जैसा यूरिया डाले हाथ से डालना पड़ेगा। और इसके बाद ये जी, जी। 20-25 दिन के बेर और एक बार करें तो वो तीसरा फार्मूला हम तो ये विटामिन्स के लिए तीसरा फार्मूला लास्ट में जब दूध पकड़ता बाली आने के बाद वो जा रहे हैं। पर ये 2 बार यूज करने से खरपतवार का नियंत्रण और कीट पतंगे और सबका नियंत्रण होगा और फुटाव भी ज़्यादा आएगा। और फुटाव इससे जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस पे एनपीके भी रहता, फास्फोरस रहता, अपन जो राइस है ना उसमें सब कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट सब कुछ मिलेगा उससे। सिर्फ माइक्रोब्स का फूड ही नहीं, इसको मेजर नाइट्रोजन फास्फोरस वो भी। और ये ऐसा है, ये केचुआ बहुत नंबर ऑफ केचुआ बहुत ज़्यादा आते, उसका लाइफ साइकिल होके वो उसमें ही मर के उसमें ही ये एनपीके बन जाता, उसका ब्लड और फ्लैश सब उसमें ही मिल जाता, वो लाइफ साइकिल होने से। एक एक केचुआ का लाइफ साइकिल रहेगा, वो लाइफ साइकिल होते हुए उसमें ही मिल जाएगा। वो हरी खाद वो जो भी डालते हैं वो भी सड़ जाएगा इसमें, और ये केचुआ का बाड़ी भी उसमें ही मिल जाएगा उससे। और बहुत फायदा। ये धान का खेत काटने के बाद 8 दिन में ही ये सब जल्दी नहीं सूखता था वो जमीन, ये सूख गया
और उसका खुशबू भी इतना बढ़िया खुशबू, मिट्टी का खुशबू इतना आ रहा है। जब सूखी मिट्टी में पानी गिरता वो इतना खुशबू आता ना बारिश के मौसम में, वो उतना ये गर्मी का मौसम में जब पानी गिरे तो सूखी मिट्टी में कितना खुशबू आता। वही खुशबू अपना धान का खेती का वो जमीन में आ रहा है। इतना कितना बढ़िया। किलो लेना है? हाँ? कितना किलो लेना है एक बार में? 1 एकड़ को 100 किलो एक बार, दूसरी बार भी 100 किलो, 200 किलो में बस हो गए इसका और पैकेज। कौन कौन सी फसल में दे सकते? मैं तो ये कनकी इसके कनकी चावल का फसल में ट्राई कर रहा। ये गेहूं का फसल में गेहूं और कनकी दोनों मिला के कर सकते। फिर उसको भी चने कितना में? ट्रायल कितना मात्रा में देना अभी अभी चालू है। अभी वो नहीं करे ना हम गेहूं। जी, जी। गेहूँ की प यानी ये धान पे ट्रायल किया गया है, धान पे सफल हुआ है ये प्रयोग और गेहूँ पर सर कर रहे हैं। तो इस क्रम में आगे बढ़ेंगे और आदरणीय रमेश चंद मेहरा सर, आपका प्रश्न। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही सर। अभी हम मैंने कोई एक समस्या आई है सर, चने में। चना जो है हमने चने में ट्राइकोडर्मा और अन्य चीज उसको डाली सैलरी के रूप में, जो आपने कहा 1-1 किलो गेहूं, चावल, बाजरा ये सब डाली। परंतु पानी देने के बाद एकदम से चने में जो है शायद फंगस का प्रभाव आया है, नीचे से पत्ते सूख रहे हैं। तो इसके लिए हमें अब क्या करना चाहिए जी? ओ ये कंजी भाई बोलेगा। कंजी भाई आप इसका उत्तर दीजिए। है क्या जोड़ा हुआ है कंजी भाई? हाँ हाँ हाँ, मैं जुड़ा हूँ। हाँ इसका रमेश भाई, आप जो चने की फसल है उसमें आपने नीचे दिया है ये जो जो आप बोल रहे हो स्प्रे किया है सर, स्प्रे। स्प्रे। तो चने की फसल में हम अरीठा, मिट्टी और सोया और गेहूं चलाते हैं। गेहूं अंकुरित करते हैं, सोया सीधा डालते हैं उसमें, और अरीठा फंगीसाइड के लिए यूज करते हैं। एक बैरल के हिसाब से 250 ग्राम पर किलो, और 5 से 10 किलो सब सोइल लेते हैं। तो उनसे आपको ये जो फंगल डिसीज का प्रॉब्लम है वो आपको कम आएगा। और दूसरी चीज है, जो जड़ का प्रॉब्लम रहते हैं तो उसमें आप, हमने जो ये नीचे तो कभी नहीं ट्राई कराया है, पर नीचे आप ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास जो रहते हैं वो आपको चलाना पड़ेगा व्हील के लिए, नीचे अच्छी कंपनी का। जी जी जी। हाँ, ऊपर से इस मेथड का आपको अभी क्या है कि समझो कि हमने 3 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं चना में सर के माध्यम से। तो बिन पेद चना में भी हमने काम किया है, और पेद जो कर रहे हैं उनमें काम किया है। बिन पेद में तो बहुत सबसे ज्यादा रिजल्ट क्या मिला है कि हर एक किसान के जो जमीन है, सोइल रहती है, वो कभी कभार पतली रहती है, वहां पे जो पानी ज्यादा रहता है, सोइल का जो मजबूता है, उसमें चना ज्यादा दिन चलता था। और जो पतली जमीन है, वो एक ही खेतर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें फार्मर का कहना क्या था कि जो कटने लायक चना होता है तो वो 10 दिन पहले पतली जमीन में वो पीला हो जाता है, और अच्छी जमीन में 10 दिन बाद रहता था। पर ये मेथड हमने धंधुका, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का धंधुका तहसील है, वहां पे बिन पियत चना होता है। तो वहां के एक फार्मर को मैंने ट्राई किया था अगले साल, तो उन्हीं का जो रिजल्ट मिला वो कहना था कि पूरी फसल एक साथ कटने लायक हुई। वो पहली बार वहां पे हुआ, ये मैंने देखा, और किसान का वो मैंने लाइव फील्ड देखा था। तो ये जो चीजें जो हम देखते हैं उनका रीजन क्या रहता है कि आप रेगुलर मिट्टी का स्प्रे करेंगे तो जो सुबह का ओस जो रहता है वो मिट्टी खींचती है, और दोपहर में जो गर्मी रहती है और जो धूप ज्यादा गिरती है, क्योंकि 2-3 साल से ठंड में हमारे गुजरात में तो ऐसा होता है कि दोपहर में कभी कभार गर्मी रहती है और सुबह में ज्यादा ठंडी रहती है, तो डिफरेंट टेम्परेचर रहता है। उसके कारण क्या रहता है को जो सीवीआर मेथड यूज करने से सुबह का ओस हम यूज करते हैं, मिट्टी वो उसको खींचती है। तो दोपहर में जब भी गर्मी जो ज्यादा रहती है तब वो मिट्टी में धूप जो उठता है, तो उसके कारण पौधा एकदम स्वस्थ रहता है, पानी नहीं मांगता है दोपहर में। वो मैंने लाइव फील्ड में देखा है। एक एक ही केमिकल वाला होता है, एक में जो सीवीआर मेथड यूज करता है, दोनों प्लॉट मैंने लाइव देखे हैं ऐसा। तो आप करके देखिए,
आगे जाके आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट है उस मेथड में। जरूरत लगती है, इल्ली भी कंट्रोल रहती है, कभी कभार आपका गैपिंग ज्यादा आएगा तो इल्ली रहती है तो आप केमिकल यूज कर सकते हैं। नहीं तो ये सीवीआर मेथड में इल्ली सबसे ज्यादा कंट्रोल होती है मिट्टी से, पर गैप ज्यादा रहता है तो बादल ज्यादा होने से कारण कभी कभार चने में और गेहूं में जब इल्ली आ जाती है तो आप ये मिट्टी स्प्रे करके भी कंट्रोल कर सकते हो और साथ में कभी कभार इस मेथड के साथ केमिकल भी यूज कर सकते हैं। तो फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो विल्ट किलर, तो आप सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा जो रहता है अच्छी कंपनी का, वो आप नीचे चला सकते हैं सूखा के लिए उसमें। सर तो अभी वर्तमान में मुझे मिट्टी तो हमारे पास है नहीं, तो फिर ये सोयाबीन का बना के डाल सकते हैं क्या? मिट्टी तो आप नहीं, मिट्टी आप नीचे खोद के आप निकाल सकते हैं भैया। अगर आपके गांव में भी कहाँ पे जेसीबी किसी ने चलाया है रास्ता पे, वहां तो गांव में मिट्टी सबसोइल निकल कहाँ पर भी आपको मिल जाती है सर। हेलो जी ओम सर, जी ओम। आ रही आवाज। हाँ, तो हमारे यहाँ पर भी किसान क्या करते हैं, पहली बार वो मना करते हैं कि भाई वो मुफ्त में क्या होता है, तो बार बार जाके हम उनको ये मेथड साइंटिफिक उसे समझाते हैं, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से आप देखते हैं वेदर क्लाइमेट एक जैसा नहीं चलता है। तो एक ही ये मेथड है जिसमें वेदर को कंट्रोल करने के लिए वो सबसे बेस्ट तरीका मिट्टी है। और पोषण मैनेजमेंट में गेहूं सोया अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। मैं 3-4 साल मेरे खुद के चने में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, गेहूं में भी सर के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मैंने कनकी डाला, मक्का और सोया का आटा डाला है, पर अभी मैंने विजिट नहीं की तो मैं नहीं बता सकता। पर ये मैं सर के माध्यम से 3-4 साल से ये करता हूँ तो अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। चना बहुत देखने लायक बढ़ता है सर। आप 1-2 बार स्प्रे करना, फिर आप खुद को चलेगा कि नहीं बायोस्टिमुलेंट से ये जो मेथड है वो अच्छी है। जी, जी सर। और अगला प्रश्न है आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत सर का। सर अनम्यूट होइएगा। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही शायद। अनम्यूट कीजिए सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। तब तक आदरणीय भीकम चौहान जी। अब आवाज आ रही मेरी? जी 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 जी। आदरणीय रेड्डी साहब को सादर नमस्कार, प्रणाम। बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। और इसमें जो आपने बताया था कि जो सब सॉइल लेना है 30 सेंटीमीटर नीचे की, 20 किलो 200 लीटर पानी में, और उसमें अरंडी का तेल मिला के उसको स्प्रे करना है। तो ये इसमें जो सब्जियों में जो अभी आपने बताया, तो यही टेक्निक के साथ कुछ और ऐड करना है इसमें, जो अभी आपने सोयाबीन और उसकी बात की है सब्जियों में जो कीड़े और बीमारियों के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताने का कष्ट। कंजी भाई बताइए। नमस्कार सर। सर जो उसमें क्या रहता है कि अगर आप ये सीवीआर मेथड यूज करते हैं तो मिट्टी के साथ अगर आप एरंडी यूज करते हैं तो उसके साथ आप फंगिसाइड और केमिकल नहीं चला सकते तेल यूज करने के साथ। पर अगर आप समझो कि यहाँ पे अगर जीरा की फसल है तो फार्मर पूरा रिस्क नहीं लेता है समझो, तो वो क्या करता है, ये मिट्टी गेहूं सोया और अरीठा के साथ ही फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड चलाता है। क्योंकि आप एरंडी तेल चलाते हैं, मैंने कभी नहीं ट्राई किया है, पर सर मेरे से लास्ट में वो बताएंगे। एरंडी तेल के साथ हम कभी कभार फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड नहीं चलाते हैं। जब भी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड चलाना है तो वो हम ये एरंडी तेल नहीं यूज करते हैं। और अरीठा आने के बाद और सोया सीधा भिगाने के बाद चलाते हैं तो उसमें तेल रहता है सोया में। तो एरंडी तेल कभी कभार हम नहीं यूज करते हैं, कॉटन में यूज करते हैं। पर ये चने की फसल में और जीरे की फसल में कोई कोई फार्मर रेगुलर यूज कर रहा है। यहाँ पे 2 साल से जो जीरा कर रहा है
तो उनका कहना है जो प्रॉपर ऑर्गेनिक करते हैं, जो सुभाष पालेकर फार्मिंग यहाँ पे जो किसान करता था उन्हीं को एसपीके फार्मिंग है, जो भी प्राकृतिक खेती है जो भी यहाँ पे हमारा गुजरात में चलता है। 2-3 फार्मर ने अगले सीजन में एरंडी, मिट्टी और अरीठा में ट्राई किया था जीरा। नॉर्मल 10-20% ही फंगिसाइड और केमिकल का यूज किया है। तो जीरा तो भी वो बीघा के हिसाब से केमिकल वाले 8 से 10 मन तक लेता है यहाँ पे 20 किलो के हिसाब से। तो उन्हीं का भी जीरा वही निकला था 8 से 10 मन तक का। तो इस मेथड पूरा सपोर्ट करती है सिस्टम को, कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड है तो आप पहले जब यूज करते हैं तो आप एक सोच के साथ कीजिए कि जरूरत के हिसाब से आप इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड यूज कीजिए, वो कम हो जाएगा। तरबूज और कांजी भाई, ये तरबूज और खरबूज में यहाँ पर जो हमारा छिंदवाड़ा है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे बहुत समस्या आ रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताने कि क्या यूज कर सकते हैं तरबूज। अभी जो हम मस्क मेलन यहाँ पे काम करते हैं, तो मस्क मेलन में मैंने देखा, मैंने 2 ही प्लॉट में ट्राई कराया था खाली, क्योंकि मेरा शॉप है एग्री बिजनेस का शॉप है यहाँ पे बोटाद डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने खाली जो फार्मर है कि जिनको ये नहीं करना है तो वो खाली केमिकल मेरे पास ले जाते हैं, इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड। और जो फार्मर को मैंने पहले से ग्रो कवर जो निकालने के बाद पहला स्प्रे में हम क्या करते हैं, अंकुरित गेहूं सोया 1 बैरल के हिसाब से 1 केजी गेहूं अंकुरित और सोयाबीन क्या करते हैं 24 घंटे के पहले लेते हैं। और गेहूं को क्या करते हैं, समझो कि मैंने आज 5 बजे शाम को 5 बजे भिगाया, सुबह वो निकालने के बाद अंकुरित करने की रख देते हैं और उनके 24 घंटे पहले हम सोया भिगाते हैं। तो फार्मर वैसे करने के बाद वो ग्रेवी करके उसमें 250 ग्राम अरीठा डालते हैं। तो उन्हीं के साथ आप सबसॉइल और इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड चलाएंगे एमपी में खरबूजा और तरबूज में, तो आप देखेंगे, देखने लायक रिजल्ट है उसमें। ये सीजन में मैंने 3 महीने कंटिन्यू काम किया है, फील्ड विजिट करके मैं काम करता हूँ, स्प्रे कराने के बाद मैं देखता हूँ कि ये करने के बाद क्या रहता है, तो बहुत शानदार रिजल्ट है। अब एक बार और उनके साथ आप फंगिसाइड यूज करना, क्योंकि हम अभी रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि वो फसल शॉर्ट टाइम का फसल है, उसमें रिकवर करने का मौका नहीं मिलता है। और दूसरी चीज मैं आपको खास एक बताना चाहता हूं कि जिस फार्मर ने केमिकल में प्लॉट डैमेज हुआ, समझो कि उसमें ब्लाइट और डाउनी का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, ये जो खरबूज और मस्क मेलन में, तो उसमें ये आने के बाद जो नया पत्ता जो निकलता है वो सीवियर मेथड से ज्यादा निकलता है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सोया सपोर्टिंग रोल में, डाउनी में और ब्लाइट में अच्छा रिजल्ट देता है अरीठा और सोया। अरीठा सर का कहना जो हो, अरीठा ब्लाइट में रिजल्ट हमें देता है, ब्लाइट में, एंथ्रैक्नोज ब्लाइट में, और सोया डाउनी और पाउडर में रिजल्ट देता है। पर आप इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड में मिट्टी के साथ चलाना, फिर देखना सेटिंग भी केमिकल से आपको ज्यादा मिलेगा उसमें। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं आदरणीय एमएल गौर सर। जी ओम, सदन को प्रणाम करते हुए रेड्डी सर को और कांजी भाई को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छी चर्चा करने के साथ में मेरे जो प्रश्न थे उसमें सबसे पहले जो गणेश गौर जी ने पूछा था कि कितना क्वांटिटी देनी चाहिए कनकी को, और मेहरा जी ने और डॉक्टर रोशन सर ने जो पूछ लिया है, मेरे सारे प्रश्न का जवाब मिल गया है। तो आगे और किसी भाई का प्रश्न तो पूछिएगा। जी ओम, प्रणाम। मैं डॉक्टर विक्रम चौहान। हेलो, आवाज आ रही? आ रही सर, स्वागत है जी। हाँ, आदरणीय रेड्डी जी सर से एक सवाल था मेरा कि अभी गन्ने की फसल में हम अभी जो नवाचार हुए हैं, जो कल आपने आपका जो सबमिट था उसमें वो तकनीक सारे लोग को अगर शेयर करें वो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसमें आपकी जो सीवीआर पद्धति में अभी जो कॉम्बो पैक है उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं गन्ना के फसल में, और साथ ही खरपतवार नियंत्रण के लिए आप जो टेक्निक अपनाते हैं उसको स्पष्ट रूप से सभी किसानों को बताएं। जी, ये खरपतवार का अभी धान में ही देखा, दूसरा फसलों में अभी इसको कितना मात्रा में कैसा डालना वो नहीं, फिर भी जो आपने किया वो भर बता दे तो समझ में आ जाएगा। नहीं, धान में तो ये खरपतवार नियंत्रण अपने आप, ये ज्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी रहने से, केचुआ रहने से ये जमीन को ऐसा मुलायम कर दिया,
खरपतवार का बीज को भी खा लेता वो जी जी, बहुत स्पष्ट बता दिया आपने। जी जी, हाँ। और गन्ने में थोड़ा सा जो नवाचार हुआ है कल आपके रत्नेश शर्मा जी के साथ में, तो उस नवाचार को थोड़ा सा सभी को बताएं तो ज्यादा स्पष्ट हो नहीं, पाएगा। और गन्ने में भी ये अपन इससे मिट्टी के साथ अंकुरित गेहूं, अंकुरित कुछ ये डालते थे ना अभी तक। कांजी भाई ने बताया अंकुरित वाला, सो जो कुछ भी रहता वो बहुत बढ़िया काम करे पोषक में और कीटनाशक में। कितने दिनों के अंतराल में डालना चाहिए? ये 8 दिन 10 दिन अंतराल में मिट्टी के साथ स्प्रे छिड़काव करे तो ये बहुत फुटाव भी ज्यादा निकलेगा गन्ने में, और हरा भरा बहुत बढ़िया रहे। इसमें नया गन, जो कनकी भी थोड़ा डाला गया, तो इसके साथ साथ कनकी में क्या है, पत्ता का साइज बढ़ रहे और उत्पादन का प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ रहे। थोड़ा कनकी क्यों ये सब मिला के करे तो गन्ने में जो भी अभी रोपण जो है का मतलब जो उसमें ज्यादा फुटा हुआ है, वो तकनीक आप लोगों ने जो कल साझा किया या शर्मा जी ने जो बताया, वो थोड़ा सा बताएं सभी किसानों को तो ज्यादा मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, गन्ना में एक्सपर्ट मेरा तो गन्ने का खेती नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, फिर कल भी जो आपका सत्संग हुआ जो उसमें रत्नेश शर्मा जी ने जो बताया, वो अगर बता दें तो सभी को जो आपको समझ में आया हो। कल आपका इसमें मैं ये नहीं हुआ, मेरे ख्याल से आदरणीय ये जुड़ा क्योंकि नहीं सब्जेक्ट जी से जी कल। हम जी, बाहर भी चले धन्यवाद जाएंगे, जी, धन्यवाद और धन्यवाद जी, सब्जेक्ट धन्यवाद। से बाहर जाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा जी जी फोकस धान में वीड्स कंट्रोल पे भी रहा है, तो उस पे जी हम जी, आगे बढ़ बहुत रहे हैं। बहुत 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 आदरणीय धन्यवाद आदरणीय जी। आदरणीय शरद वर्मा सर, आप तक पहुंचते हैं। जी सर, रेड्डी साहब को बहुत प्रणाम। और सर, आप बहुत नई नई चीजों की खोज करते हैं और किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। सर, ये जो अपन धान में जब इसका कनकी डालते हैं तो मैनुअल खाद में कितनी कमी आ जाएगी? वो मैनुअल थोड़ा खाद सा, क्या है? जैसे मान लो डीएपी डालते हैं, सुपर ये फास्फेट ये डालते हैं, ये ये नहीं डालते ना हम, सुपर फॉस्फेट डीएपी, ये इसका जरूरत ही नहीं रहेगा इसमें। तो ये कनकी जो 1 कुंटल डाल रहा है इसी से काम हो जाएगा? फिर इसी ये खाना खा के आप कितना दे रहे, ये पेड़ को डीएपी भी थोड़ा मात्रा में दे रहे, 50 किलो से ही भरपूर कर रहे हैं, पर इसमें डीएपी से ज्यादा फायदेमंद रहेगा ना कनकी में। जी 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 जी। है? और दूसरा सर कि हमारा जो गेहूं में नाइट्रोजन की कमी रहती है, जैविक गेहूं करते हैं हम लोग, प्रोम से सोइंग करते हैं, तो इसमें नहीं, आपका नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन इसमें देखो, गेहूं की आटा थोड़ा बड़ा चौड़ा मुलायम, पूरा आटा मुलायम नहीं करना, स्मूथ नहीं है ना, थोड़ा मोटा मोटा दलिया करके बना ये। ये डालिए थोड़ा हिस्सा में। आप देखो उसका वो 10 दिन में वो दिखाई देता आपको, कितना फुटाव, कितना हरा भरा होता। आप जी, ये महसूस होगा आपको गेहूं में। दलिया डाल, गेहूं का दलिया रहता सर वो। शरद भैया, कितना कितना लेना है ये भी पूछ। हाँ, जी दलिया भी डालो, दलिया बोल तो कनकी जी जैसा ही है वो, जी मोटा जी। अपना। 1 एकड़ में कितना डालेंगे सर, उसकी मात्रा कितना रहेगा? 1 एकड़ में 50 किलो डालो या 100 किलो डालो। अभी एक थोड़ा हिस्सा में हेलो सर। नाप के आप वो अंदाजा से कर लीजिए, तब आपको महसूस होगा कि 1 एकड़ में कितना डालना। तो कनकी को सर पहले पानी में उसको वो करना पड़ेगा, फुलाना पड़ेगा पानी में, कि सीधा नहीं, डालेंगे? ऐसे सीधा डाल दिया पानी, जमीन में पानी रहता है ना कनकी का दान में इसमें में। जी हाँ, अगर गेहूं में पानी नहीं रहता, पानी देने से पहले करना जी 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 है। जी सिंचाई देते ना, जी, जी। सिंचाई देने से पहले करना। कनकी को मेरा ख्याल में धान में डालना, ये गेहूं में डालना, पहली बार मैं ट्रायल चल रहा है, फिर उसका रिजल्ट कैसा रहता अभी आप लोग भी जी। करके जैसे कि बताना। अभी अभी आदरणीय सर ने जी अपने धान पे सफल प्रयोग किया है और गेहूं में करने जा रहे हैं, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। हाँ, आदरणीय तुलाराम पटेल जी। जी, हेलो सर। धन्यवाद।
हेलो धन्यवाद सर। दिनेश जी। हेलो सर। सदन को प्रणाम। जी, कोई जी। अन्य पर्सन बोल रहे हैं तो बोलने, मैं बाद में बोल लूंगा। हाँ, पटेल जी बात रख रहे हैं, फिर आप तक आते हैं। जी धन्यवाद ठीक है दिनेश सर। जी। हाँ, आदरणीय वेंकट रेड्डी जी सर को वो प्रणाम प्रणाम, और कांजी भाई को भी। मैंने पिछले साल आपका ये प्रयोग किया था, मेरे को 2-3 साल पहले से यूट्यूब में मैंने ये जानकारी मिली थी। पिछले साल मैंने चने में प्रयोग किया था, तो वो गड्ढा इस साल भी है बरसात का, उसमें पानी आनी वगैरह वगैरह चला गया है। उसी गड्ढे की मिट्टी निकालूं सर की मैं दूसरा हाँ, गड्ढा बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। वो गड्ढे मिट्टी कितने साल रखे तो भी धूप उसका ऊपर धूप आए तो सूख जाता सब उसमें। जी, फिर तो उसकी बगल की मट्टी खरोलना है या नीचे की तली की? है बगल की या नीचे की, कौन से भी ले वो काम करेगा। डेर करे ना आप? जी वो डेर का मिट्टी लीजिए। नहीं, ढेर नहीं सर, वो गड्ढा बना हुआ है, गड्ढे की मिट्टी खरोल लूंगा मैं। हाँ, गड्ढे की में कर लो। ठीक ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक हाँ, यू। जी, हरिहरन जी आप तक पहुँचते हैं। आदरणीय कन्हैया लाल जी। आदरणीय रेड्डी सर को मेरा नमन। मेरा प्रश्न ये था कि एक स्प्रे पंप में कितनी मिट्टी का यूज करना है, और हमारे यहाँ खरपतवार बहुत ज्यादा उगते हैं, उसके लिए कोई उपाय बताएं। और तीसरा प्रश्न ये है कि प्लास्टिक की मल्चिंग में हम सब्जियों की खेती करते हैं, इनका बेसल डोज के रूप में कैसे उपयोग करना है? संजीव भाई इसका समाधान दीजिए। सर उसमें जो सर ने जो बताया है वो प्लास्टिक मल्चिंग में तो अभी ट्रायल नहीं किया है, पर लास्ट ट्रायल अभी 15 दिन पहले हमने जो हार्वेस्टिंग के पर जो मस्कमेलन था उसमें 15-20 दिन के कटिंग की हार्वेस्टिंग की बात थी। तब ने हमने मक्का और सोया और कणकी का जो आटा 1-1 केजी एकड़ के हिसाब से डलवाया था, तो उसमें शुगर ज्यादा है। आप बेसल डोज के हिसाब से तो एक चास के पर आप एक चास पहले ईयर है तो आप रेगुलर में फर्टिलाइजर डालिए, और एक चास में आप फर्टिलाइजर के साथ भी डालिए और विदाउट फर्टिलाइजर के साथ डालिए। क्योंकि जो सीवीआर सर है उनके पास अंगूर और वो धान और गेहूं तीन ही फसल करते हैं। तो हम किसान हैं, हम हमारा खेत में जो फसल करते हैं तो हमें खुद ट्रायल करना पड़ेगा कि ये डालने के बिना और डालने के साथ क्या क्या हमें डिफरेंट मिलता है। क्योंकि सर तो वो जो 3 प्लॉट उनके पास रहते हैं, अंगूर है और जो धान है और वो गेहूं है, तो उन्हीं में वो ट्राई करते हैं। तो इसलिए वो सारी चीज हमें नहीं बता सकते कि उसमें कितना ये डालने से हमें उत्पादन कितना बढ़ता है, वेट कितना निकलता है। पर आप खुद एक चास में पहले ईयर कीजिए, और चास में नहीं करना है तो आप ड्रिप के साथ जो माइक्रोफ डालते हैं, एनपीके डालते हैं, ट्राइकोडर्मा डालते हैं, वो उनका ये फूड है। तो आप उन्हीं के साथ ये जो कनकी है और सोया है या मक्का है, सब मिक्स करके ट्राइकोसुडोमोनास के साथ भी आप रेगुलर बेड में चलाए पहले ईयर, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो मेरा मानना है ऐसा। जी, धन्यवाद सर। हैंड रेज बहुत हैं और समय आज के लिए कह रहा है कि हम पुनः मिलें, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आपके पास आपका हैंड रेज भी है और कई हैंड रेज अभी हैं, तो मैं आपके पास पहुँचता हूँ। कृपया इस समस्या सर का डॉक्टर समाधान। किशोर सर को ले लें। जी, जी, जी। डॉक्टर हेलो। जी। अ, जी, जी मैं आद हरिहरगंज से बोल रहा हूँ। हेलो। जी, ठीक, बोलिए बोलिए बोलिए, अपना सवाल जल्दी करिए। हाँ, मैं हरिहरगंज से बोल रहा हूँ, पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड से। मेरे यहाँ जेठुआ बैगन का बहुत बृहद पैमाने पर खेती होती है, जो रोपने के 1 महीना बाद से जड़ में कीड़ा लग जाता है और धीरे धीरे पौधा सूख जाता है पीला होकर के। बैगन का। जी, जी। बैगन के इसमें हम ये बोल रहे थे ना, जड़ के पास अरंडी और तेल मिट्टी दिए तो ये गहराई का मिट्टी अरंडी तेल 10 किलो, गहराई का मिट्टी में अरंडी तेल 1/4 किलो
या आधा किलो उसमें मिला के एक एक मुट्ठी डाला गया तो वो रूट जड़ से जब तेल ने खींच लेता वो जी जी सब कीटनाशक और वो सब काम करेगा वो उसमें बैगन में। तो हम पहली बार देख लिया या अभी बाद में ये सोया और इसका भी जड़ को दे सकते ऊपर स्प्रे कर सकते। अभी तक जो काजी भाई बोले थे वो अच्छा जी, जी धन्यवाद सर। मैं ठीक है सर धन्यवाद। आदरणीय आदरणीय दुबे सर आप तक पहुँच रहा हूँ और आदरणीय मुनीलाल सर आप तक भी पहुँच रहा हूँ साथ में। धन्यवाद दुबे जी। धन्यवाद दिनेश जी। रेड्डी साहब, आपके नवाचार बहुत अच्छे चल रहे हैं और बहुत लाभान्वित भी हो रहे हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि आपको पद्मश्री से सम्मानित भी किया है और सरकार को भी पता है कि आपका नवाचार किसानों को फायदा दे रहा है। ऐसी स्थिति में जो मेरे मन में आता है कि आपका काम है, पालेकर जी का काम है, 10 ड्रम वाले, 5 ड्रम वाले, ऐसे बहुत सारे नवाचार वाले लोग हैं, वो इकट्ठा बैठ के अगर कुछ जो फाइनलाइज प्रोडक्ट है, जैसा कि केमिकल में होता है कि चाहे महाराष्ट्र का हो, तेलंगाना का हो, कहाँ का भी किसान हो, किसी भी पूछो तो वो एक टेक्निक बता देता है। तो ऐसे ही आप जो महर्षि लोग हो, ये इकट्ठा बैठ के इसका एक फाइनलाइज अगर रोल देते हो तो किसानों का कंफ्यूजन कम होगा। ये एक रिक्वेस्ट थी। और दूसरा, सरकार को यदि सब पता है तो सरकारी यंत्रणा यदि आपका जो जैसा सब सॉइल वाला है 10 साल से काम चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसको बढ़ाने में जो सरकारी यंत्रणा है उसके माध्यम से बढ़ाने में क्या उनको तकलीफ हो रही है, अगर हो रहा है काम तो उसके बारे में बताइए। धन्यवाद। वो सबको इकट्ठा करना तो सरकार करना है, ये सबको बिठा के अपने आप कौन सा नहीं तो पब्लिक पूछना। ये पब्लिक माने किसानों को पूछना जो कर रहे रिजल्ट्स कैसा मिल रहे। नहीं तो वो सरकारी का साइंटिस्ट है ना, वो लोगों को भी इसके बारे में जैसा किसान ट्रायल करता ये टेक्निक लेके वो लोगों को भी ट्रायल करना चाहिए। मगर एक वैज्ञानिक लोग इसके साथ नहीं जुड़ेगा, नहीं आएगा और इसको पहचानेगा भी नहीं वो लोग। वो जी, इतना जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है आदरणीय सीबीआर सर ने कि वास्तव में ये जो सब बातें हैं अगर साइंटिस्टों जो का कुनबा है, वैज्ञानिकों का कुनबा है और सरकारी समझ अगर एक साथ बैठ जाए तो ये निश्चित ही बहुत ही जल्दी इस पे कार्य हो सकता है। लेकिन अभी ये ध्रुव और पूर्व की बात हो गई है, अलग-अलग पोल्स हो गए हैं पृथ्वी के। लेकिन शायद हम लोग ही किसान लोग ही इसको लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं और हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें पूछने की बजाय स्वयं करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुँचता हूँ और ये भी निवेदन करता हूँ कि बहुत सारे हैंड रेज़ अभी भी हैं। अभी भी बाबूलाल जाट जी और उनके बहुत सारे साथी साथ में खड़े हैं, डॉक्टर राय जी हैं। समाधान दीजिएगा। जी जी, ऐसा करते अपन सदन से निवेदन कर लेते हैं, एक 10 मिनट का और समय ले लेते हैं ताकि सब जितने भी हैंडरीज अभी तक हैं उनका आप सवाल ले लें, क्योंकि आदरणीय रेड्डी जी का हमेशा बार बार आना संभव नहीं होता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप 10-15 मिनट और समय देने का कष्ट करें सदन। जी दिनेश जी। जी धन्यवाद आदरणीय। और मैं डॉक्टर अनिल राय सर आप तक पहुँचता हूँ, कृपया अपना प्रश्न रखिएगा। जी ओम, सदन को प्रणाम, रेड्डी साहब को चरणों में प्रणाम। मैं बहुत अच्छा कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो धान से हम लोग जब चावल बनाते हैं तो भूसी तो निकल जाती है, लेकिन बीच में एक हम लोग उसको कहते हैं कनकी, एक चावल की तरह ही निकलता है सफ़ेद सफ़ेद सा, क्या उसी का उपयोग करना है क्या? जी ओम। यहाँ उसी का ही। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी आदरणीय बाबूलाल जाट जी। सभी साथियों को राम राम, ओम सर जी, और टाइम दिया इसके लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। अभी काफ़ी देर से मेरे दिमाग में 2-3 सवाल जो साथियों ने किए थे उनके जवाब आए थे, तो उनको मैं थोड़ा थोड़ा इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अभी एक 2 मिनट पहले एक साथी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई सरकार कोई भी ऐसा नहीं करेगा, ये आप अपने